सब कुछ एक सुदूर वीरान इलाके से शुरू हुआ। 30 जुलाई को इस इलाके की शांति में एक खलल आया। ज़मीन के नीचे हलचल हुई। फिर क्या हुआ? जापान से तस्वीरें आईं। लोग छतों पे भाग गए। उनके जहन में एक पुराना डर था। 2011 की खौफनाक यादें लौट आई थीं। ये सुनामी की आहट थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोई एक बीच पे खड़ा था। मौसम साफ था, कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया, सायरन गूंजने लगा। बीच से दूर रहने का फरमान जारी हुआ। हजारों मील दूर हवाई में किसी घर में लोग सामान समेट रहे थे। फोन पर अलर्ट आया था। ऊंची जगहों पे जाने के लिए कहा गया था। वजह भूकंप के भीषण झटके जो कुछ के लिए 30 जुलाई की सुबह और कुछ के लिए 29 जुलाई की शाम रूस के एक कोने में आए। भूकंप की तीव्रता स्केल पर 8.8 मापी गई। इसे इतिहास का छठा सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। रूस, जापान और अमेरिका के अलावा फिलीपींस, पेरू, चीन, चिली, ताइवान, मेक्सिको, पनामा, हर देश ने अलर्ट जारी किया। इस प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही की तस्वीर सामने रखेंगे हम आपके। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Sensodyne K. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. भूकंप का एपिसेंटर था रूस के कामचात्का पेनिनसुला के शहर पेट्रोपाव्लोव्स्क। कामचात्स्की से 119 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में और गहराई जमीन से सिर्फ 19 किलोमीटर नीचे। यानी भूकंप उथला था, इसलिए ज़्यादा खतरनाक भी था। इसे कामचात्का रीजन में 1952 के बाद का सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस दिन कामचात्का तट पर हुए कुल 6 झटके दर्ज किए गए थे, जिनमें पहला झटका सबसे ताकतवर था। तीव्रता 8.8। इससे कहाँ कितनी तबाही हुई, रूस के अधिकारियों से सुनते हैं। ज्यादातर बिल्डिंग्स बच गई हैं, बस एक किंडरगार्टन को नुकसान पहुंचा है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रूसी आपातकाल मंत्रालय के बचाव कर्मियों ने इमारत का निरीक्षण किया है। फिलहाल यहां घेराबंदी कर दी गई है। कामचात्का तराई के कई क्षेत्रों में सुनामी के खतरे की घोषणा की गई है। वाटर लेवल में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। इस इलाके में पहले भी बड़े भूकंप आते रहे हैं। 2020, 2006, 1959, 1952, 1923 और उसके भी पहले चलें तो 1841 और 1737 रिकॉर्ड हैं इनके। इनमें से ज़्यादातर भूकंपों के साथ सुनामी भी आई थी। लेकिन इस इलाके में इतने भूकंप आते क्यों हैं, बेसिक से समझते हैं। हमारी धरती का आकार कुछ यूं है। अंदर है इनर कोर, उसके ऊपर आउटर कोर, मेटल और आखिर में सबसे ऊपर क्रस्ट। इसी पर हम चलते फिरते हैं, क्रस्ट पे। इसी पर शहर, पहाड़, समंदर सब कुछ बसा हुआ है। इसे आप सेब के छिलके जैसा समझिए। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर। ये परत करीब 50 किलोमीटर मोटी होती है, लेकिन ये एक सार नहीं है। इसमें कई टुकड़े हैं। हर टुकड़ा अपने मन का मालिक है। इन टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये विशाल पत्थर जैसे स्लैब होते हैं। इनमें महाद्वीप भी होते हैं, सागर भी होते हैं और ये तैरती हैं मेंटल के गर्म लावा पे। जब ये प्लेट आपस में टकराते हैं तो नीचे जो घर्षण से कंपन पैदा होता है वही ज़मीन के ऊपर भूकंप बन के दिखता है। समस्या ये है कि कामचात्का के नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स रह रह के टकरा रही हैं। एक है पैसिफिक प्लेट और दूसरी है ओखोत्स्क माइक्रो प्लेट। जहाँ ये दोनों का टकराव हो रहा है वही इलाका सबसे खतरनाक माना जाता है और ये पड़ता है रिंग ऑफ फायर में। ये क्या है? ये घेरा है। घेरा भी कैसा? भूकंपों और ज्वालामुखियों का। स्क्रीन पर आप इस घेरे को देख सकते हैं। ये आकार पूरे पैसिफिक ओशन को घेरता है। इस रिंग में अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रूस, चिली, पेरू, फिलीपींस के अलावा कुल 15 से ज़्यादा देश आते हैं। यहाँ धरती की प्लेट्स अक्सर टकराती रहती हैं, जिनसे भूकंप और सुनामी की आशंका बनी रहती है। इस भूकंप के बाद भी सुनामी की आशंका बनी और रिंग ऑफ फायर से जुड़े कई देशों ने अलर्ट जारी कर दिए। अब तक सुनामी कहाँ कहाँ पहुँची है ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात रूस की। कामचात्का में सुनामी की ऊंचाई
3 से 5 मीटर तक पहुंच चुकी है। इस दौरान सेवेरो कुरित्स शहर का पोर्ट डूब गया, एक बड़ा मछली प्रोसेसिंग प्लांट पानी में बह गया, नावें अपनी जगह से छूटकर समंदर में तैरने लगीं। पास के साखलिन रीजन के कोस्टल सिटी जो है वो पूरी तरह से डूब गई। 2000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। पेट्रोपावलोस कामचात्स्की शहर में आपातकाल लागू है। यहाँ 1,65,000 लोग रहते हैं। अब नजर डालते हैं जापान पे। यहाँ 4 से 5 बार लहरें टकराई। शुरुआत में इनकी ऊंचाई सिर्फ 20 सेंटीमीटर थी, फिर ऊंचाई बढ़ती गई और अब 1.3 मीटर यानी 4 फीट से ज़्यादा ऊंचाई तक लहरें पहुंच गई हैं। सुनामी अलार्म पूरे जापान के तटीय इलाकों में दिया जा रहा है। हज़ारों लोगों को निकाला गया है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट फिर खाली कराया गया है। इसके बारे में तो आगे बात करेंगे। अब अमेरिका की बात। यहाँ के हवाई में सुबह 7:30 बजे के आसपास 1.7 मीटर यानी करीब 5.5 फीट ऊंची लहरें टकराईं। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में पहली लहर रात 1 बजे ही टकरा गई थी। इसके अलावा और किन किन जगहों में सुनामी अलर्ट जारी हो चुका है, आप स्क्रीन पर उन सभी देशों और उनके इलाकों के नाम देख सकते हैं। लेकिन इन सभी जगहों पर एक जैसे अलर्ट नहीं है। कहीं पे सुनामी वार्निंग तो कहीं पर एडवाइजरी जारी की गई है। वार्निंग यानी सुनामी इतनी बड़ी हो सकती है कि तट डूब जाए और जान माल को नुकसान पहुंच जाए और इलाका खाली करने की ज़रूरत पड़ जाए। दूसरी तरफ एडवाइजरी यानी लहरें और बहाव खतरनाक हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा तबाही की आशंका नहीं है, पर सतर्क रहना जरूरी है। हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेलेन यानिजेस्की ने बीबीसी से बताया कि सुनामी की रफ्तार जेट विमान जितनी होती है, यानी जितना वक्त एक फ्लाइट को लगता है उतनी देर में लहरें भी एपिसेंटर से वहां तक यानी तट तक पहुंच सकती हैं। तो हर देश अब इसी टाइमिंग से अपनी तैयारी तय कर रहा है। हमने विशेषज्ञों से बात की और उनसे पूछा कि कौन कौन से देश सुनामी की चपेट में आ सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। सबसे ज्यादा खतरा तो खुद रशिया, जापान और कैलिफोर्निया, तीनों देशों में। अमेरिका के कैलिफोर्निया, सैन डिएगो, इन एरियाज में बहुत खतरा है। इसकी ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा अक्सर ऐसा होता रहा है कि कामचटका जो है वो एक टेक्टोनिक प्लेट है। उसमें भूकंप या वॉल्केनिक जोन भी है। यूनेस्को की वो साइट भी है, हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है इसी वजह से, क्योंकि उसमें 169 करीब वॉल्केनोज हैं, जिनमें से 29 से 30 हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब सुनामी का साइंस समझ लेते हैं। ज़्यादातर लोग सुनामी को ज्वार की लहर समझ लेते हैं, पर सच ये है कि इसका ज्वार भाटे और चांद के गुरुत्व से कोई लेना देना नहीं है। यह दिखती है आम लहर जैसी, नीचे ट्रफ और ऊपर क्रेस्ट, लेकिन असल में वैसी है नहीं। सामान्य लहरें जो होती हैं वो हवा से बनती हैं, ऊपर चलती हैं, धीमी होती हैं, कमज़ोर होती हैं। पर सुनामी उसकी ताकत जो है ज़मीन के नीचे से आती है। समंदर के नीचे भूकंप आए या ज्वालामुखी फटे या पहाड़ दरके तो ज़मीन की प्लेट्स यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो सरकती हैं और एक झटका जो है वो ऊपर भेजा जाता है। और फिर क्या होता है, उस झटके से पानी ऊपर उठता है पर ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है। इसी खींचतान से ऊर्जा चारों तरफ फैलती है और यहीं से शुरू होती है सुनामी। समंदर के बीचों बीच ये लहर बहुत लंबी होती है पर नज़र नहीं आती, क्योंकि ये पूरे समंदर की गहराई में फैली होती है। बीचों बीच इसकी गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी यात्री विमानों जितनी तेज़ या उनसे भी तेज़। पर जैसे ही ये किनारे की तरफ बढ़ती है समंदर उथला हो जाता है। अब उतनी जगह नहीं बचती, ऊर्जा सिकुड़ती है, रफ्तार घटती है और ऊंचाई बढ़ जाती है करीब 100 फीट तक। कभी कभी तो लहर आने से पहले पानी दूर तक पीछे हट जाता है और लोग सोचते हैं कि समंदर शांत हो गया है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति होती है। उस वक्त खतरा बस एक सांस ले रहा होता है, फिर लहराती है और सब कुछ बहा ले जाती है। लेकिन इस बार क्या होगा, सुनामी आने वाले घंटों में कितना विकराल रूप ले सकती है, हम जानकारों से समझते हैं। कुदरत जब नजरें मोड़ता है या गुस्सा करता है तो उसकी तबाही का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितनी भयंकर होगी। मगर हाँ, एक चीज अच्छी बात है कि ये सब जो डेंजर, जहां जहां रेड अलर्ट जारी की गया है, ये विकसित देश हैं जो काफी अमीर हैं और जिन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम और प्रिकॉशंस में वो काफी सब साधन संपन्न हैं। अगर ऐसा हुआ तो जबरदस्त तबाही आएगी, इतना मैं जरूर आशंका जता सकती हूँ, और ऊपर वाला करे कि ऐसा ना हो।
रूस में आए इस भूकंप से जुड़े डेटा को वैज्ञानिक जो है वो खंगाल रहे हैं, लेकिन अगर डेटा बदलता नहीं है तो रूस में आया ये झटका अब तक का 6वां सबसे बड़ा भूकंप होगा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि साल 2011 के बाद इतना बड़ा झटका नहीं आएगा। 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। तब समंदर ऐसा बेकाबू हुआ था कि 50 फीट तक लहरें ऊंची उठ गई थीं। इनकी रफ्तार एक ट्रेन जितनी थी। इसी रफ्तार ने एक बहुत बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर को जन्म दिया था। सुनामी की वजह से जापान के फुकुशिमा के एक न्यूक्लियर प्लांट की सप्लाई लाइन कट गई। न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कूलिंग बंद हो गई। रेडिएशन लीक होना शुरू हुआ। हालात ऐसे बने कि आसपास के गांव खाली कराए गए थे। करीब 1 लाख लोग बेघर हुए। आज भी इनमें कुछ लोग वहां लौटे ही नहीं हैं। उस सुनामी में 19,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इतिहास में जो सबसे बड़ा भूकंप है वो 1960 में चिली में दर्ज किया गया था। उसकी तीव्रता 9.5 थी। उसमें 1600 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब 20 लाख लोग बेघर हुए थे। एक बात समझिए कि भूकंप की तीव्रता में अगर एक नंबर भी बढ़ता है तो 31 गुना ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी 7.8 और 8.8 में फासला तो सिर्फ एक अंक का है दिखता है, लेकिन उसमें तीव्रता जो काफ़ी ज़्यादा है। तुलना के तौर पे एक फैक्ट देखिए कि इस साल मार्च में म्यांमार में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता थी 7.7। उसमें करीब 1700 लोगों की जान चली गई थी। और अब जो रूस में झटका आया है वो 8.8 का है। सिर्फ 1.1 का डिफरेंस लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। बहरहाल इतिहास में अब तक दर्ज हुए 5 सबसे बड़े भूकंप आपकी स्क्रीन पर हैं। अब इस भूकंप और सुनामी के बाद हालात को देखते हुए सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है कि जो भी भारतीय वहां रहते हैं, यात्रा पे हैं, वो सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। साथ ही दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। आशा करते हैं कि प्रभावित क्षेत्र इस आपदा से जल्द उबरें, लोग सुरक्षित रहें। फिलहाल सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी, गौतम बुद्ध से जुड़े पिपरहवा रत्न 127 साल बाद भारत वापस आ गए हैं। माना जाता है कि ये रत्न बुद्ध के अवशेष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर साझा की। लिखा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। औपनिवेशिक काल में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे नाम के एक जमींदार थे जिन्होंने पिपरहवा में स्तूप की खुदाई करके इन रत्नों की खोज की थी। ये जगह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पड़ती है। बाद में ये रत्न ब्रिटेन भेज दिए गए। अब मई 2025 में हांगकांग के सोथबी में इनकी नीलामी हुई। करीब 100 मिलियन हांगकांग डॉलर बताई गई इनकी कीमत, भारतीय रुपए में लगभग 115 करोड़ रुपए। विलियम क्लैक्सटन पेप्पे के पोते इन रत्नों को बेच रहे थे। भारत ने नोटिस भेजकर कहा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने इसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून सहित यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का उल्लंघन बताया था। भारत सरकार ने तब कहा था कि इन रत्नों को भारतीय कानूनों के तहत संरक्षित किया गया है। क्या है कानून? एंटिक्स एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 और इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878। फिर लंबे लीगल बैटल के बाद आखिरकार ये रत्न भारत वापस आ गए। इन्हें सिद्धार्थनगर के पिपरहवा बुद्ध मंदिर में स्थापित किया गया है। अगली सुर्खी, पहले फ्रांस और अब एक और देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। ये देश है ब्रिटेन। यहाँ के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 29 जुलाई को कहा, अगर इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो हम सितंबर में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देंगे। This is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, अब वक्त आ गया है कि ये कदम उठाया जाए। इसलिए आज जंग रोकने का रास्ता खोलने के लिए मैं ऐलान करता हूं कि अगर इजराइल गजा में युद्ध विराम पर सहमति नहीं देता है और 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए कोई लॉन्ग टर्म फैसला नहीं करता है तो हम सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगे। and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a 2-state solution. ब्रिटेन ने इजराइल के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत हो, संयुक्त राष्ट्र को सहायता आपूर्ति दोबारा शुरू करने की अनुमति दे और 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए लंबे समय तक शांति रखने का कमिटमेंट दे और यह भरोसा दिलाए कि वो वेस्ट बैंक पे कब्जा नहीं करेगा। स्टारमर ने कुछ शर्तें हमास के सामने भी रखी कि हमास भी युद्ध विराम के लिए सहमत हो, बंधकों को रिहा करे, फिलिस्तीन की सरकार में हमास की कोई भूमिका न हो और पूरी तरह से उसे हथियार डालने होंगे। मीडिया ने पीएम स्टारमर से इस बाबत 3 सवाल किए कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए उन्होंने शर्तें क्यों रखी हैं, क्या ब्रिटेन को लगता है कि सितंबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्होंने घोषणा करने के लिए यही समय क्यों चुना।
स्टॉर्मर ने ऐसा करने की 2 वजहें गिनाई। पहली, गजा में बिगड़ते हालात और दूसरी, 2 स्टेट सोल्यूशन की लगातार कम होती संभावना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी समेत 9 दलों के 250 से ज्यादा सांसदों ने पीएम स्टॉर्मर और विदेश मंत्री डेविड लेमी को चिट्ठी लिखकर फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग की थी। अब ब्रिटेन के इस फैसले पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की सीमा पर जिहादी देश बनेगा तो कल वो ब्रिटेन के लिए भी खतरा बनेगा। फिलहाल दुनिया के 193 देशों में से 147 देश फिलिस्तीन को संप्रभु राष्ट्र मानते हैं, इसमें भारत भी शामिल है। फ्रांस G7 देशों में ऐसा करने वाला पहला देश है और ब्रिटेन ने भी उसी राह पे कदम बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ बड़े नाम अब भी इस कदम से पीछे हटे हुए हैं, जैसे अमेरिका, जर्मनी और इटली। अगली सुर्खी जो है वो भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील से जुड़ी है। जुड़ी भी क्या है, उसके पहले आ गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर हम 25% का इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे। 30 जुलाई की सुबह से ही खबरें आ रही थी भारतीय मीडिया में कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सीज फायर वाली लाइन दोहराई थी और ये भी कहा था कि वो भारत पर टैक्स लगा सकते हैं। फिर शाम होते होते उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जो ऐलान था कि 1 अगस्त से भारत पर 25% का टैरिफ लगेगा। क्या लिखा था इस पोस्ट में, वो दिखाते हैं आपको। भारत हमारा देश है, लेकिन पिछले कुछ साल में हमारा भारत के साथ जैसा और जितना व्यापार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। वजह, भारत के टैरिफ्स बहुत हाई हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ्स में से एक। किसी भी अन्य देश की तुलना में उनके सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध हैं। साथ ही वो रूस से बड़ी तादाद में सैन्य हथियार खरीदता है। रूस और चीन से ऊर्जा का भी बड़ा खरीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया रूस से किलिंग्स रोकने की अपील कर रही है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए भारत 1 अगस्त से 25% टैरिफ भरेगा, साथ ही पेनाल्टी भी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, मागा। बाकी ट्रंप के इस टैरिफ पर हमने अपने डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी में विस्तार से बात की। आप देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देश दुनिया की अन्य खबरों को सरल और रोचक अंदाज में जानने के लिए, जटिल बातों को आसान भाषा में समझने के लिए और गेस्ट इन द न्यूज रूम जैसे शो का हिस्सा बनने के लिए लल्लन टॉप का न्यूज़लेटर जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।